ठीक है ना। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, जो तुम नेट प्रॉफिट और लॉस निकालते हो, क्या वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से अलग दिखना चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से अलग दिखना चाहिए और एक्सेप्शनल से अलग? आप कहोगे सर ये पहले तो 3 वर्ड बताओ, ये आपने क्या बोल दिया। देखो बेटे, आप सभी बच्चों को पता है कि एक आपकी स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, है ना, जिसमें आप अपनी इनकम लिखते हो, फिर सारे के सारे खर्चे लिखते थे। लेकिन मैं आपसे जनरली एक इन्वेस्टर के एंगल से बोल रहा हूँ, क्या मेरा जो प्रॉफिट आता है, क्या उसमें एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती है? तो क्या एज एन इन्वेस्टर आप एबनॉर्मल एक्टिविटीज को कंसिडर करके डिसीजन लोगे, या मेरा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के बेसिस पर? ऑल्दो यू वांट टू नो, आपको जानना जरूरी है कि व्हाट आर दी एक्सेप्शनल थिंग्स, व्हाट आर दी एबनॉर्मल आइटम्स, बट क्या मैं कह सकता हूं कि जब हम बैठे और डिस्कस करें तो मेरा नेट प्रॉफिट ना थोड़ा अलग अलग तरीके से दिखे कि सर, बाकी सारी टेढ़ी मेढ़ी बातों को छोड़ो, लेकिन मैंने ऑर्डिनरी एक्टिविटी से 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला अच्छा, अब जरा एबनॉर्मल चीजें बताओ। एबनॉर्मल को मैं अभी क्या बोल रहा हूँ बच्चे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैंने कहा सर जी, मुझे 600 करोड़ का लॉस हुआ इस वजह से। फिर एक और आइटम होता है, दैट इज एक्सेप्शनल आइटम। ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ले दे के 5,000 प्लस 300, 5,300 माइनस 600, कितना हो गया बच्चे? 4,700। सो एज एन इन्वेस्टर मैं आपको ये प्रॉफिट्स दिखाऊंगा और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर फॉर्मेट में ही दिखा दूंगा, लेकिन क्या सेग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। AS5 यही कहते हैं कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को अलग अलग एक्टिविटीज में ब्रेक करिए, जो कि एट टाइम्स डिफिकल्ट भी हो सकती है। जैसे मेरी दुकान है, मैं सेल कर रहा हूँ, वो तो ऑर्डिनरी सेल है, लेकिन जो फिक्स्ड एसेट बेच रहा हूँ, क्या वो ऑर्डिनरी सेल है? नहीं। अब मेरा आपसे सवाल, अगर एक कंपनी अपना फिक्स्ड एसेट बेचती है, तो फिक्स्ड एसेट का सेल आता है या प्रॉफिट दिखाया जाता है? प्रॉफिट। आपके हिसाब से क्या वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल? नाउ फर्स्ट, आपको ऑर्डिनरी समझ आता है, बट आपको नहीं पता एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या और एक्सेप्शनल क्या है। अर्थक्वेक आ जाना, थेफ्ट आ जाना, सुनामी आ जाना, कोई चीज परमानेंटली डिस्ट्रॉय, एक ऐसी चीज जो आपने सोची भी ना हो, अगर वो हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो सेलिंग एन एसेट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? नो। मैं अर्थक्वेक, सुनामी, एकदम सब खत्म हो गया एकदम, वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्सेप्शनल क्या होता है? धंधे की ट्रांजैक्शन है, बट कभी कभी होती है, 4-5 साल में एक बार होएगी। ठीक है, तो इट इज विद इन माई ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, बट द नेचर इज सच कि उसका डिस्क्लोजर अलग दिखा दूं तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये बार बार नहीं होती। ठीक है ना, तो उस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे? एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देख ऑर्डिनरी का बिल्कुल रिवर्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो भाई मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करा था सर ये हो जाए। एक्सेप्शनल तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। आपकी इन्वेंट्री बिक नहीं रही, आपने उसको राइट ऑफ कर दिया। स्लो मूविंग इन्वेंट्री थी 5 करोड़ की, मैंने कहा भाई उसको 1 करोड़ की वैल्यू पे लिया। 5 करोड़ की इन्वेंट्री को 1 करोड़ पे ले आऊंगा, कितने का नुकसान दिखा रहा हूं? 4 करोड़। तो क्या मैं उसे ऑर्डिनरी बोलूं? नहीं सर, हर बार तो नहीं हो रहा। क्या मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी बोलूं? नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इज लाइक नेक्स्ट लेवल एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो वो कौन सा आइटम हो जाता है? एक्सेप्शन। तो भाई एग्जैक्टली नॉट अगेन एंड अगेन, तो वो चीज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बच्चे एक बार। अभी कुछ लिखना नहीं है आपको। द ऑब्जेक्टिव ऑफ AS5 is to prescribe the classification and disclosure of an item in the statement of P&L, so that enterprise prepare and present such a statement on uniform basis. This enhance the comparability of financial statement over time with the financial statement of other enterprise also. अच्छा, AS5 require classification and disclosure of extraordinary and prior period. हालांकि आप लाइन में ऐसे भी लिख सकते थे कि इट रिक्वायर क्लासिफिकेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम्स, और उसके आगे क्या लिखा बच्चे? प्रायर पीरियड क्या होता है मैं बताऊंगा, एंड डिस्क्लोज ऑफ सर्टेन आइटम फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। बच्चों वाली बातें लिखी हुई। बस एक चीज देख लेंगे, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द टैक्स implication of extraordinary, prior period, change in estimate and change in accounting policy,
फॉर विच एप्रोप्रिएट में डिपेंडिंग ऑन द सर्कम्स। ले दे के बात इतनी है। क्या AS5 आपको टैक्स इम्प्लीकेशंस भी बताएगा इन चीजों का? नहीं, कि अगर ये एक्टिविटी हो गई तो AS5 बताएगा क्या टैक्स कैसे निकलना चाहिए, डिस्क्लोज करना है। AS5 उसके बारे में कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चे, थ्योरेटिकल बात है, लिखने का भी ऐसे नहीं। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, all items of income and expense which are recognized in the period should be included determination। बच्चों वाली बातें लिखी हुई है। The net profit or loss comprise the following components। और वो क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए उसके अंदर बच्चे? प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, अंदर वही लिखे हुए, डे टू डे बिजनेस से। ठीक है। देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है एक बार देखते हैं। That arise that are clearly distinct from the ordinary activities that are not expected to recur frequently or regularly। पहले इसको एक बार रीड कर लो, फिर मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं बस उसको रीड कर लेना। ठीक है, सेम वही लिखा हुआ है, लाइक which management does not expect to occur and what may be extraordinary for me। पर इंश्योरेंस कंपनी के तो ऑर्डिनरी है, उनका तो डेली क्लेम्स आते होंगे ऐसे, समझ रहे हो? तो वो चीज लिखा हुआ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है बच्चे, एग्जांपल्स ये हुए। दैट गिव राइज टू एंटरप्राइजेस अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अटैचमेंट मतलब कि कोई केस था और उसमें प्रॉपर्टी ही बेचनी पड़ गई। ठीक है। एंड अर्थक्वेक, ज्यादा बेटर है अर्थक्वेक, सुनामी, थेफ्ट। ठीक है, ये वाले एग्जांपल भी आप लिखेंगे तो सही है। एक्सेप्शनल की लैंग्वेज देखनी पड़ेगी बच्चे। सर जी ये एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है? ये देखो बेटे, when an item and expense within the profit or loss from ordinary, आपको ना थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ना। एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है? आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस, बट ये ओरिजिनेट कहां से हो रहे? फ्रॉम ऑर्डिनरी, बट they are of such size, they are of such nature and incident that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise। So in such case the nature and amount should be disclosed separately। It is arising out of ordinary activity, but considering the size, considering the nature, considering the amount, its disclosure is considered that it should be disclosed separately। तो उस चीज को क्या बोल दिया जाता है? एक्सेप्शनल आइटम। सर जी एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, मेरी इन्वेंट्री 1 करोड़ रुपए की नहीं हो रही थी, बिक नहीं रही थी, तो मैंने राइट ऑफ कर दिया थोड़ा सा। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड द रिवर्सल ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है बच्चे? कि जैसे हमने थोड़ा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखा था, तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ खर्चे है तो अलग से दिखा दी। और भी कई तरीके की रिस्ट्रक्चरिंग, रेनोवेशन टाइप हो सकता है, कुछ हो सकता है। ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, पर ये वाला क्लियर लग जाएगा आपको। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेच दिया, ऑर्डिनरी तो नहीं बोलूंगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, लेकिन इनका साइज बड़ा होता है, नेचर अलग है, तो एक्सेप्शनल आइटम्स हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीकेशन, लिटिगेशन सेटलमेंट, अदर रिवर्सल ऑफ बाय प्रोविजन। बना तो रिवर्स करो तो बता दो भाई एक बार, मुझे बताइए। क्लियर है बच्चे? ओके। ले दे के बाद ये प्रॉफिट और लॉस में ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको समझ आ गया। और एक कौन सा था? एक्सेप्शनल। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रायर पीरियड आइटम। क्या होता है प्रायर पीरियड आइटम, कुछ पता है? प्रायर पीरियड आइटम आर द मिस्टेक्स और द ओमिशंस ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले कई सालों की, किसी भी साल की, जस्ट इमीडिएट 6 साल पहले कोई मिस्टेक थी विच इज आइडेंटिफाइड इन करंट ईयर, तो उसको ठीक करूं या ना करूं? एक बात बताओ, 4 साल पहले 4 करोड़ की सैलरी की एंट्री डालना रह गया था, तो सर कैश कैसे मैच हो रहे? ड्यू बेसिस पे डाल रह गया था। सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग डालना था, रह गया 4 साल पहले। आज क्या करो? डालो एंट्री।
क्या एंट्री डालोगे? मान लो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगर आप आज एंट्री डालोगे तो आज एंट्री डालोगे तो आज के प्रॉफिट खराब होंगे नहीं होंगे? तो इसलिए सरकार को, इसलिए सॉरी इन्वेस्टर्स को, अगर आप पुरानी गलतियां करंट ईयर में सही कर रहे हैं तो उनको बता दो भाई इस साल मेरा प्रॉफिट ज्यादा खराब इसलिए आ रहा है क्योंकि पुरानी कुछ गलतियां ठीक करी थी जिस वजह से खर्चे बुक हुए ज्यादा, और प्रायर पीरियड आइटम की वजह से इनकम भी बढ़ सकती है। सर एक इनकम थी 600 करोड़ की, रिकॉर्ड ही रहेगी थी सर, इंटरेस्ट ऑन एफडी आया था बड़ी कंपनी को। तो अगर आप अभी करोगे तो आप इन्वेस्टर को बता दीजिए दैट दैट्स, ये जो प्रॉफिट बढ़ गया है या कम हो गया है ये किस वजह से हुआ है बच्चे? प्रायर पीरियड आइटम। आइए प्रायर पीरियड आइटम की डेफिनेशन देखते हैं। ये आपको लैंग्वेजेस को याद करना पड़ेगा, एक बार ध्यान से देखिएगा। प्रायर पीरियड आइटम आर दी इनकम और एक्सपेंसेस which arise in current period as a result of error or omission in prepare financial statement of one or more prior period. And it can be mathematical mistake, mistake in applying policies, misinterpretation of facts, oversight, whatever. ठीक है बच्चे? The nature and the amount of prior period items should be separately disclosed so that their impact on the current profit or loss can be perceived. It helps the investor to understand, ठीक है भाई मतलब इस साल हिट ज्यादा इसलिए आया है, प्रॉफिट इसलिए गिरा है, पुराने कुछ खर्चे अभी बुक करे हैं। बताइए क्लियर है बच्चे? ओके। बहुत ही जरा सा रह गया, पहले चेंज इन एस्टिमेट बस खत्म ही, केसेस देखने हैं बस इसके। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेट? पहले ये बता सकते हैं आप मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेट? हाँ, क्या अकाउंट्स में एस्टिमेट्स चलते हैं? एग्जैक्टली, कैन यू गिव एग्जांपल्स? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, even the rate of depreciation, the method of depreciation, the life of the asset, even the salvage value, ये सब एस्टिमेट ही तो है जी, जिसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन निकलती है। तो आप मुझे बताइए क्या आपके एस्टिमेट बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। आज मेरे को लग रहा है मेरा एसेट 10 साल चलेगा, ठीक है, 2 साल बाद लग रहा है तो 2 साल ही और चलेगा। क्यों? आज की जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से लग रहा था, 2 साल बाद सिचुएशन बदल गई, अब नहीं लग रहा। तो क्या मैं अपने एस्टिमेट्स जिनके बेसिस पे मेरे प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट पड़ता है, क्या उन एस्टिमेट्स को चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। और अगर आप उसको चेंज करेंगे तो उस एस्टिमेट की वजह से जो फर्क पड़ गया आप उसको सेपरेटली क्वांटिफाई कर दिए, जस्ट लाइक अकाउंटिंग पॉलिसीज। और अगर उसका इफेक्ट फ्यूचर ईयर में तो फ्यूचर बता, बट अगर चेंज करोगे तो अभी के अभी डिस्क्लोज। याद आ रहा है? पॉलिसीज में सारी बात सेम है बच्चे। आइए पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं एक बार। ये बोलिए पढ़ना बच्चे। सो यू कैन चेंज द एस्टिमेट, ठीक है बच्चे। पढ़ लिया भी जो अंडरलाइन करा था सर? और क्या है इसमें? ये ये एग्जांपल दो ना भाई, लाइफ और वो दे रखा है, कोई इसके अंदर कोई आपको वो नहीं करना। अगर आप एस्टिमेट का चेंज करेंगे तो उसका जो इफेक्ट आएगा क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस पर आप कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई, ठीक है, यही लिख रहा है वो। इन द पीरियड of the change, if the change affects the period only, and the period of change of future if change affects both। समझ आ रहा है ना बच्चे? कोई ऐसा कोई इसमें कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है। पढ़ लेना एक बार, ये नीचे की चार लाइन इतनी रेलिवेंट तो नहीं बट ठीक है, फ्लो चल रहा था। प्रोविजन को हम चेंज करते हैं तो वो सिर्फ करंट ईयर पे ही अभी अफेक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन की लाइफ चेंज होगी तो आगे के सालों पे भी इम्पैक्ट होता है, तो वो चीज कह रहे हैं कि ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? ये लाइन बस आखिरी की इंपॉर्टेंट होगी।
भाई पॉलिसी जैसे तो लिखा है, you have to disclose the fact that you have changed the policy or change in estimate, and because of that change, what is the impact on your current profit or loss, or if you cannot quantify, disclose the fact. लास्ट क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत आ जाती है कि कभी कभी ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे कि हम ये डिसाइड करें कि वेदर इट इज अ चेंज इन पॉलिसी, पॉलिसी बारे में सारी बातें कर चुका हूं आपके साथ, और इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर हमें ये आपको पेपर में केस स्टडी आ सकती कि एक ये सिनेरियो है और उसमें मैनेजमेंट को लगता है दे आर कंफ्यूज वेदर चेंज इट इज शुड बी कंसिडर्ड चेंज इन पॉलिसी और चेंज इन एस्टिमेट, तो AS5 क्या कहते हैं, the change is treated as counting estimate। अगर आपको ये कंफ्यूजन है भाई पॉलिसी का चेंज है एस्टिमेट का है, तो क्या मान लीजिए एस्टिमेट का चेंज है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आप AS1 में लिख चुके हो, स्टैच्यूट AS कंसिस्टेंटली सारी बातें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 शुरू हो जाइए बच्चे, बताइएगा क्या करना चाहिए, आराम से पढ़ना। हाँ तो इट्स अ प्रायर पीरियड आइटम, यस ठीक है। हाँ क्योंकि ईयर का आप देखोगे तो वो है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं भाई फाइनल बिल, मतलब एक जैसे ना क्या होता है कि अगर डिसाइड नहीं हो पा रहा तो पुराने बिल्स रिवाइज होके मिलते हैं, तो फाइनल बिल मिला कितने रुपए का फ्यूल सरचार्ज का, 5.3 लाख। किस पीरियड से किस पीरियड तक, 21 से 27, ठीक है 2021 से 27, ठीक है। हैज बीन रिसीव्ड एंड पेड इन February, ठीक है 28 की जगह 18 कर लेते, ठीक है क्योंकि 28 आया नहीं अभी। तो आप ये समझ रहे हो ये 18 है, तो साल कौन सा हुआ, 17-18, तो भैया बुक करते ना 17-18 में सारा का सारा। हाउएवर द सेम वाज अकाउंटेड इन 18-19, ठीक है पुराने सालों का रिवाइज हो रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलती है, लेकिन एटलीस्ट आप जो 17-18 में जब फाइनलाइज हो गया आपने पे भी कर दिया, तो 17-18 में वो होना चाहिए था। और इन्होंने क्या करा बच्चे, सेम वाज अकाउंटेड इन 18-19। अब आप इसको आराम से पढ़िएगा। पेपर में पूरा लिखना होता है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए। सेट है कहानी, क्लियर है ना, ओके। अच्छा ये क्या लिख रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि इट इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ओनली सरचार्ज बिल, जैसे फ्यूल कोई भी, अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी वाले आपको पता है सरचार्ज लगाते हैं, कमर्शियल में तो लगता है, पर अगर वो अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा, रीडिंग नहीं हो रही, 6 साल से एक ऑफिस चल रहा है, ठीक है उसका रीडिंग सही से नहीं हो पा रहा, कोई इश्यू चल रहा है, तो सरचार्ज पुरानी डेट से ही लगेगा। तो क्या मैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल दूं, तो लगना ही था भाई, वो तो सिर्फ डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी प्रोसेस, ठीक है, तो इट इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। इलस्ट्रेशन नंबर 2, यस सर, मतलब डिस्क्लोजर तो कहीं इज अ सेपरेट डिस्क्लोजर नेसेसरी, यस बट एक बार थोड़ा आंसर भी पढ़ लीजिएगा। आंसर लिखना भी बहुत बड़ी आर्ट होती है भाई, ऐसा नहीं है बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और नंबर मिल जाते हैं। ये वाली लाइन ना ये कीवर्ड्स हैं, ये एक फ्लो में आना चाहिए आपका। हाँ उसी के अंदर ही वो आ गया कि इट इज एन आइटम ऑफ
income or expense out of ordinary activity considering the nature and size that it disclosures consider relevant for understanding the performance of the business. अगर आप ऐसे लिखोगे फ्लुएंट दिखता है, तो वर्ड आगे पीछे हल्के फुल्के हो रहे ठीक है, बट आपको ये समझ आना चाहिए, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। और फिर आप कह सकते हो कंसिडरिंग द अबव फैक्ट, writing of inventory by rupees 5 lakh is of such size that its disclosure should be made separately and it is an exceptional item. क्लियर है बच्चे? क्लियर है ना सब बच्चों को? नेक्स्ट पॉइंट, पुरानी डेट से सैलरी बढ़ा दी आपकी, गलती बोलूं इसको? नो, इट्स नॉट अ मिस्टेक, बट एग्जैक्टली इट इज चेंज इन एस्टिमेट भी नहीं बोलूंगा, बट कंसिडर इट इज आउट ऑफ item or expense out of ordinary activity considering the nature and size that its disclosure is considered relevant. एक्सेप्शनल ही होना है। हाँ एक्सेप्शनल। क्लियर है? अरे एक बार इसको पढ़ लो। कैन नॉट बी टेकन एज एरर और omission। पहले वो बता रहे भाई प्रायर पीरियड आइटम नहीं। एडिशनल वेज लायबिलिटी शुड बी इंक्लूडेड। ये बोला इवन इट डज नॉट क्वालिफाई फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बहुत अच्छी बात है जी। बताना पड़ेगा क्या क्या लिखना है। देखो अगर ये मान लो 5 नंबर का आ गया, समझ लो, एक होता है कि 2 नंबर का है, तो आपने सिर्फ वही बता दिया, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आ जाए। अगर मार्क्स का अगर 5 मार्क्स का है तो आप कम से कम एक पेज तो जरूर लिखोगे, समझ लो, वो चीज है। और अगर जस्ट 2 मार्क का है, ठीक है, तो आप इसके अंदर स्पेसिफिक सिर्फ वो बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 3। भाई ये तो इन्वेंट्री की शीट ही गायब है, तो काउंटिंग में ही नहीं आई होगी। इज इट अ मिस्टेक? यस। इज इट अ प्रायर पीरियड मिस्टेक? यस। क्योंकि बेटे पेपर ना, आप एक चीज बता दो आपको, मेरे को अगर आपको पेपर में तंग करना है, मैंने अगर यहाँ पे 31 मार्च 22 कर दिया ना, तो ये करंट ईयर है, फिर ये प्रायर पीरियड भी नहीं है। आप समझ रहे हो मतलब किस तरीके से चीजें कितना माइन्यूटली पढ़नी पड़ सकते हैं। अभी देखिए सबसे पहले पिछला साल, समझ रहे हो, और अभी कौन सा साल क्लोज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज प्रायर पीरियड। पेपर में अगर मैंने एक यहाँ पे 21 कर दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज नॉट अ प्रायर पीरियड मिस्टेक, इट इज अ करंट ईयर मिस्टेक एंड इट शुड बी रेक्टिफाइड एंड कंसिडरिंग द नेचर और साइज इट कैन बी डिस्क्लोज। घूम जाएंगी बातें सारी। मैं आपको ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन आपको जब पढ़ना होता है ना, आपको इस लेवल पे पढ़कर डिलीवर करना होता है, ठीक है बच्चे। तो ऐसे जस्ट ऊपर ऊपर से सारे बच्चे आएंगे 20, और CS वाले बच्चे आज तो कम ही आएंगे, 25 बोल रहे। 25, ठीक है, बताइए क्लियर है बच्चे? ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 4 बस बेटे खत्म है, उसके बाद अब आपको ऐसा ना पेपर में ऐसे होता है भाई, ये फॉर्मल ग्रेचुटी प्लान क्या है, एड हॉक ग्रेचुटी पेमेंट क्या है, पेपर में वो ऐसी कॉन्फिडेंस को लोअर डाउन कर कुछ नहीं। आपको इतना भरोसा रखना पड़ेगा, अगर आप जब पेपर में पढ़ रहे हो और अगर आपने जब ये सब पढ़ लिया है और अगर पेपर में कोई नया वर्ड आ जाए, तो आप भरोसा रखिए कि आपको बताइए भाई कुछ नहीं होगा, और कॉमन सेंस लगा कर, समझ रहे हो, कहीं कुछ नहीं है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो वो चीज है, ऑब्वियसली जब पढ़ के जाओ अगर यही आ गया तो कंफर्ट आ जाता है। तो क्या है बच्चे, ये फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम, और अब कौन सी हो गई, एडहॉक। व्हाट इज द डिफरेंस नहीं पता भाई क्या है, कोई वर्ड नहीं। एडहॉक का मतलब बस इतना आपको समझ आना चाहिए, लमसम करके होता है कुछ, एडहॉक पेमेंट करती है,
ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या ये चेंज इन पॉलिसी लग रही है, चेंज इन एस्टिमेट का लग रहा है? नॉट चेंज इन पॉलिसी। पॉलिसी ना बच्चों वो अकाउंट्स का ना कोर वाली चीजें ही होती हैं। ठीक है, जैसे कि पीफो वेटेड एवरेज बताया था, रिवैल्यूएशन कॉस्ट मॉडल बताया। हाँ ठीक है, रिवैल्यूएशन का कॉस्ट मॉडल बताया। ठीक है, और पॉलिसीज कौन सी हो सकती हैं? WDV SLM पॉलिसी नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आप PPE के अंदर देखोगे, PPE के अंदर ही होता था कि कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल। तो ऐसे में लिमिटेड पॉलिसीज होती। अगर अभी आप तुमने AS 15 अगर पढ़ लोगे, रिटायरमेंट वाला एक वो है एम्प्लॉय बेनिफिट, तो उसमें कोई एक दो पॉलिसीज आती कि अब इसको लॉन्ग टर्म मान रहे, शॉर्ट टर्म मान रहे। अच्छा, एक चीज आप कह सकते हो और पॉलिसीज में, नहीं ठीक है, जो तुम्हारे लिए नोन है, AS 3 के अंदर आप डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करो। याद है, कैश फ्लो सिस्टम, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इधर यू कैन फॉलो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। आई थिंक 12th क्लास में डायरेक्ट तो होता था, नहीं होता था? इनडायरेक्ट तो होता होगा वो, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और वो, है ना? जो पढ़ा है वो आपको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला देखो एक बार, बस खत्म ही है भाई, इतने में ही खत्म हो जाओ बस। मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड करा? पेंशन मिलेगी इफ यू आर कंप्लीटेड 5 years। पहले ऐसा कुछ नहीं था। सो इज इट अ पॉलिसी? और नहीं, पॉलिसी मतलब आप ना पॉलिसी समझो, जब मैं पॉलिसी बात कर रहा हूँ ना, तो ना ऐसे तो कंपनी की बहुत पॉलिसीज होती, जैसे कि आप जब एंटर कर रहे हो तो आपको थंब इम्प्रेशन है, आई रिटर्न है, आप अंदर जा रहे हो। हम अकाउंटिंग एंगल से पॉलिसीज की बात, ये तो धंधा करने के तो बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स और ऐसे सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कोई पॉलिसी वॉलिसी नहीं। ठीक है, हाँ मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, थोड़ा सा और हो जाएगा जो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पॉलिसीज होंगी, समझ रहे हो? पर ये भी आपका क्या है, वैसे इसको मैं एस्टिमेट भी नहीं बोलूंगा, इट इज चेंज ऑफ डूइंग सिस्टम्स। तो वो चीज है, आइए एक बार इसको रीड करते हैं। विल नॉट बी ट्रीटेड, एस्टिमेट के बारे में कुछ ऐसा बोलो कि मैं एस्टिमेट भी तो कोई लगा नहीं रहा, कोई ऐसा तो नहीं। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, लास्ट इलस्ट्रेशन हो गया आई थिंक ये, इसको पढ़ लीजिए और आपका सारा का सारा AS 5 डन है बच्चे। हुआ क्या है क्वेश्चन में? चेंज इन मेथड। एग्जैक्टली, इट्स नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेथड चेंज हुआ है। तो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज इन पॉलिसी, सबसे पहली बात एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब होता है। ठीक है, सो दिस चेंज इन मेथड, क्या इसको चेंज इन पॉलिसी बोलूं या चेंज इन एस्टिमेट बोलूं? चेंज इन एस्टिमेट, मैंने आपको लिखा भी होगा शायद से। ठीक है, मैंने कहीं ना कि लिखा होगा कि चेंज इन मेथड ऑफ, एक बार लिख लीजिए, शायद से मैंने बोला होगा, मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, अभी AS 5 जहाँ स्टार्ट करा, टॉप पे लिख दो बस मार्जिन में। हाँ, मैं श्योर नहीं, मैंने उस टाइम वो लाइन लिखवाई थी, नहीं लिखवाई थी, या मैंने बोला होगा कि AS 5 में लिखवाऊंगा। हाँ एग्जैक्टली, दोबारा लिख लेते। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, change in method of depreciation is considered as change in accounting estimate, full stop.
It is not considered as change in accounting policy. It is not considered as change in accounting policy. ठीक है बच्चे? ओके। अब आप एक बार इसको पढ़ना, ये पढ़ लिया था ना? हाँ तो लैंग्वेज पढ़ लो। वैसे अगर मैं तो बोलूँ एक चीज पे डिस्प्यूट है, देखो अगर एस्टिमेट होता है ना तो ना पुराना डेटा आज के टाइम पे नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होता है। चलो लिख लो इस बात को एक बार, इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ पर पता है इसी में इसी में जो आप लिख रहे थे। एक बात बताओ, जब मैं मेथड चेंज करता हूँ तो उसे पॉलिसी का चेंज बोला जाता है, एस्टिमेट का बोला जाता है? एक टाइम था जब उसको पॉलिसी बोला जाता था, और जब ये पॉलिसी का चेंज होता था तो रेट्रोस्पेक्टिव जो एसेट चलता हुआ पुरानी डेट से चेंज करा जाता था। लेकिन जब से ये एस्टिमेट चेंज हुआ ना, तो अब जब से चेंज हो जाता है ना उससे आगे का ही देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव चेंज। ठीक है? तो आज अगर कोई भी कंपनी अगर आज मेथड बदल रही है ना, तो उसके पास आज जो भी एसेट्स है बस उनका आगे का फ्यूचर का नए मेथड से होता था। पहले क्या होता था कि जो भी एसेट है वो पुरानी डेट से ठीक करे जाते थे। ठीक है? तो एक लाइन लिखिए, एक लिखिए, लिख लो, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज टू बी गिवन, prospective effect is to be given for change in method of depreciation, for change in method of depreciation. Prospective effect is to be given for change in method of depreciation. कई हिसाब से क्लियर है? बस बेटे अगर आप पढ़ोगे तो यही सभी निकलेगा। इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसके बच्चे प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जिस दिन चेंज हुआ ना उस दिन से। जैसे अगर आज मेथड चेंज हुआ, मान लो मैं ना 100 रुपए का एसेट खरीदा था और अभी तक 30 रुपीज डेप्रिसिएशन लग गई है और अभी 70 रुपए का एसेट हो गया, और आज की डेट है, आज क्या डेट है? 17th। ठीक है, टुडे इज 17th ऑफ जनवरी, वो 70 रुपए का एसेट। ठीक है, अभी तक मेथड था एसएलएम, मैंने इस दिन से कर दिया WDV। मुझे पुराना नहीं देखना, मुझे बस जिस दिन चेंज करा उस दिन तक एसएलएम लगा दूंगा, और इससे आगे क्या लगा दूंगा मैं? WDV, चाहे रेट 10% अब जो भी हो कैलकुलेशन। इसकी कोई कैलकुलेशन पार्ट नहीं आती है आपके पास। हालांकि इसके ऊपर जब हम AS10 करेंगे तो कोई क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे, लेकिन आपको प्रोस्पेक्टिव समझना है। रेट्रोस्पेक्टिव होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, पुरानी डेट से। प्रोस्पेक्टिव होता है कि जब चेंज हुआ तब से चेंज हुआ। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। पहला वाला MCQ बताना। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगला देखिएगा, सेट है ना कहानी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो वो था ना, एबनॉर्मल। इन्वेंट्री तो था नहीं, रिवर्सल भी नहीं है, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन भी नहीं है। वैसे तो गवर्नमेंट ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल हो सकता है, कहीं लिखा नहीं है, बट एक बार थर्ड का आंसर देखता है। क्या दोस्त? ये तो एक्सेप्शनल होना चाहिए। हो सकता है एक्सेप्शन।
समझ रहे? पर अगर इंस्टीट्यूट कर रहा है तो भाई मतलब वो रिफंडेबल हो रहा है ना, मे बी इस वजह से। एक बार देखते हैं इसका क्या होगा, अगला देखते हैं एक बार। नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली ऑल्सो। ठीक है बच्चे, पांचवे का। सर सी होगा ना, मतलब सी तो होगा ही। क्या हुआ है, ऑडिट हुआ है, रिवील दैट ओपनिंग स्टॉक वाज अंडरस्टेटेड, मतलब पिछला साल तो गड़बड़ है ही। ठीक है, तो इट इज नॉट, ये तो हो नहीं सकता। एंड शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड, ये भी हो सकता है। इन बोथ ओपनिंग एंड करंट ईयर प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड शुड बी, इट शुड बी ट्रीटेड एज बोथ। आप कौन सा कह रहे हो? सी। Here it should be treated as prior period adjustment and should be separately disclosed, ये भी ठीक लग रहा है। The adjustment of